नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है 20/7/25 को जो पेपर हुआ है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है। तो ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का एक सदस्य है, सदस्य राष्ट्रों का एक समूह है, जिसमें जो है वो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का विजेता कौन था। तो प्रो कबड्डी सीजन जो 10 है जो 2024 में खेला गया था, इसका जो विजेता था वो पुनेरी पल्टन था और उप विजेता जो है वो हरियाणा स्टीलर्स थे। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। देखिए, टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, जिसमें कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 7 सितंबर 1931 में उन्होंने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता जो है उस समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। बिहार का पहला रामसर स्थल जो है वो कांवर झील है और कांवर झील जो है ये बेगूसराय में स्थित है और ये एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का ऑक्सबो झील है और इसको 2020 में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा बिहार का पहला रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया था। और बिहार का अगर अन्य रामसर साइट देखिएगा तो नागी अभ्यारण्य और नकटी अभ्यारण्य है और गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील को रामसर स्थल में घोषित किया गया है। देखिए, गोकुल जलाशय जो है ये बिहार के बक्सर जिला में है। बिहार में अब जो है टोटल 5 रामसर साइट्स हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा मेरा आवाज़ भारी है तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। एक्चुअली मेरा 4-5 दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का कि 2023 में नीति आयोग के जो है नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो उनका नाम वी आर सुब्रमण्यम है और नीति आयोग का जो पहले नाम था उसका नाम था योजना आयोग और इसका जो 1 जनवरी 2015 में इसका जो योजना आयोग का नाम है वो नीति आयोग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विजयनगर के कृष्णदेवराय के कवि थे। तो विजयनगर के कृष्णदेवराय के जो कवि थे वो अलासी पेडाना थे और अलासी पेडाना जो थे उनके साथ साथ विजयनगर के जो शासक हैं कृष्णदेवराय, उनके दरबार में 8 कवियों का समूह रहता था जिसको अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसमें जो है प्रमुख अलसानी पेदाना, रामकृष्ण थिम्मस आदि लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो टिहरी डैम जो है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार की राजधानी क्या है। बिहार की राजधानी पटना है और यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया। और बिहार राज्य का गठन जो है 22 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 को हुआ था और 22 मार्च को जो है प्रत्येक वर्ष जो है वो बिहार दिवस जो है वो मनाया जाता है। और बिहार में टोटल जिलों की संख्या जो है 38 है। रिहंद बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। रिहंद बांध जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और ये जो है रिहंद बांध जो है ये सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर स्थित है और इस रिहंद बांध का जो जलाशय है उसे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 23 मार्च को जो है वो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने 1931 में फांसी दे दिया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। देखिए, 8वीं अनुसूची में जो है टोटल 22 भाषाओं का प्रावधान है, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जो है वो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो जोड़ा गया है। बात करें तो 21वें संविधान संशोधन से सिंधी जोड़ा गया था, 72वें से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया। जब संविधान लागू हुआ था उस समय में उसमें 14 भाषाएं थी और वर्तमान में जो है वो भाषाओं की संख्या टोटल जो है वो 22 हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सींग वाले गेंडे इन राज्यों में पाए जाते हैं। जो पश्चिम बंगाल और असम है, यहाँ पे एक सींग वाले गेंडा पाए जाते हैं। बात करें पश्चिम बंगाल के जल्दापारा और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और असम के काजीरंगा में जो है वो एक सींग वाले गेंडा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? उनका नाम शारदा सिन्हा है। शारदा सिन्हा को जो है वो बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। ये मैथिली, भोजपुरी और मगही भाषाओं में जो है ये लोकगीत गाती थी। इनको जो 2025 में है वो पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1917 में गांधी जी के द्वारा चालू किया गया था और ये आंदोलन तिनकठिया प्रथा के विरोध में किया गया था। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? बिहार जो है उड़ीसा से वो 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। कोमागाटामारू क्या था? कोमागाटामारू जो है ये एक कनाडा की यात्रा पर एक भारतीय जहाज था और जो 1914 में हांगकांग में से 376 सिख यात्रियों को लेकर कनाडा ले गया था। सिम का पूरा नाम क्या है? SIM मतलब सिम का पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है वो सिम का पूरा नाम होता है और ये एक छोटा सा स्मार्ट कार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कितने जिले जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? बिहार के टोटल 7 जिले जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। बिहार का अगर आप मैप देखिएगा तो कुछ इस तरीके से है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और इस तरीके से। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? बिहार के जमुई में जो है वो सोना पाया जाता है। वहीं रोहतास के अमूर में पाइराइट, भागलपुर में सीसा, गया में यूरेनियम और मुंगेर रोहतास में बॉक्साइट मुख्य रूप से जो है वो बिहार राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की जो स्थापना है वो 1988 में हुआ था और ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसकी जो स्थापना वर्ष है वो 30 जनवरी 1992 में इसको वैधानिक निकाय के रूप में इसको मान्यता दिया गया था। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के अंदर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई थी जब देश के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में दिसंबर ये 1885 में मुलाकात किया था और उस समय जो है इसकी स्थापना जब हुआ था उस समय में इसके महासचिव जो है वो A.O. ह्यूम थे और इसके जो अध्यक्ष हैं वो W.C. बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चांद पर पहले कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है वो चांद पर सबसे पहले कदम रखा था। वहीं बात करें तो उन्होंने जो है चांद की सतह पर जो है वो 21 जुलाई 1969 को कदम रखा था और इन्होंने चांद की सतह को कोयले की चूड़े की तरह बताया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 के अंदर जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना हेक्टर मुनरो ने बक्सर में ये युद्ध लड़ा था, जिसमें बक्सर के तरफ से मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। इसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पटना में गोलघर का जो निर्माण है वो 1786 के अंदर किया गया था और कैप्टन जॉर्ज गॉस्टिन के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था और इसका उद्देश्य जो है वो 1770 में अकाल के बाद अनाज का भंडारण करना था। 25 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अरवल का पड़ोसी जिला नहीं है? तो अरवल का पड़ोसी जो है वो बक्सर नहीं है। बाकी बात करें तो जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, रोहतास और पटना जो है ये अरवल के पड़ोसी जिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक था? जो सिंह विष्णु है ये पल्लव वंश का संस्थापक था और इसने 560 ईस्वी में जो है वो पल्लव वंश की स्थापना की थी। पल्लव वंश का जो राजधानी है वो कांचीपुरम था और इसके सबसे प्रतापी राजा जो है वो महेंद्र वर्मन प्रथम थे। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? उनका नाम माननीय नीतीश कुमार हो जाएगा और ये ध्यान रखिएगा कि नीतीश कुमार 2026 तक जो है टोटल 10 बार CM पद का शपथ ले चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को से क्या तात्पर्य है? देखिए यूनेस्को से तात्पर्य है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के रूप में। यूनेस्को की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1945 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस के अंदर फ्रांस में हो जाएगा।
आईपीएल 2025 सीजन में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप किसने जीता था? जो सबसे ज़्यादा आईपीएल में रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है। और ये जो खिताब था 2025 के अंदर साई सुदर्शन के नाम था, जिन्होंने ये साई सुदर्शन जो है ये सर्वाधिक जो है रन बनाया था और ऑरेंज कैप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? तो उसका नाम TSH है। TSH जो है वो थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है और ये जो हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो है स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये भागलपुर में स्थित है। और बात करें तो जो भागलपुर जिला है ये गंगा नदी के तट पर स्थित है और ये एशिया का एकमात्र जो है लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन के लिए संरक्षित क्षेत्र है। 2025 में आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उनका नाम संजय मल्होत्रा था। आरबीआई की अगर हम बात करें तो इस जो आरबीआई जो है वो भारत में इसको बैंकों का बैंक के रूप में नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित एक परीक्षा नीट का पूर्ण रूप क्या है? नीट का पूरा नाम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा। नीट का जो पूरा नाम है वो हो जाएगा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में जो है ये कलिंग युद्ध लड़ा गया था और ये अशोक ने कलिंग के शासक अनंत नाथन को इसमें हराया था। और इसकी जो जानकारी है हमको अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री था? तो जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं वो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और उनका कार्यकाल 1947 से 1958 तक था। और इनके जन्म अवसर पर जो है प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें पहले विधि मंत्री भारत देश के BR अम्बेडकर थे और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, रेल मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? आर्टिकल 61 में जो है राष्ट्रपति से महाभियोग की जानकारी हमको मिलता है और ये जो है भाग 5 के अंतर्गत आता है। 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगा। 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं की बात की गई है। 61 में जो है वो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। 59 में राष्ट्रपति पद के रिक्त होने के लिए राष्ट्रपति पद के लिए जो है शर्तों की जो है वो व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? तो सूरत में से जो होकर बहने वाली नदी है वो हमारा तापी नदी हो जाएगा। तापी नदी की अगर बात करें तो ये सूरत शहर से जो है वो होकर के गुजरती है। ये नदी जो है ये गुजरात राज्य के सूरत शहर के बीच से होकर बहती है और पश्चिम की ओर होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वतमाला में होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर के अंदर उनको महापरिनिर्वाण यानी उनको मृत्यु हो गई थी। वहीं बात करें बोध गया में तो उनको जो है वो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम मामले जो 1908 में हुआ था उनसे कौन से जुड़े हुए हैं? तो प्रफुल्ल चाकी जो है उनका संबंध जो है मुजफ्फरपुर बम कांड से है और ये 1908 के अंदर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर है? तो सलमान खान जो है वो खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर थे। और इस आयोजन में जो है ये भारत पुरुष और महिला दोनों वर्ग में नेपाल को हराकर ये जो खिताब है अपने नाम कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित होने पर बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत के विभाजन को स्वीकार करने का कड़ा विरोध किया था और इसे राष्ट्रवाद का सांप्रदायिकता के पक्ष में समर्पण उन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान 2 विधान सभाएं क्या थी?
तो सभा और समिति जो है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा। बात करें सभा की, तो ये बुजुर्ग तथा कुलीनों का एक छोटा सा समूह था और ये राजा को सलाह एवं मार्गदर्शन देता था, जबकि समिति जो है ये एक बड़ी सभा थी जो आम जनता की थी और इसमें जनता के मुद्दों पर विचार विमर्श होता था। भारत यूएन संबंधों के संदर्भ में कितने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो टोटल 17 एसडीजी जो है वो भारत के लक्ष्य हैं। और एसडीजी का जो फुल फॉर्म है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है। और ये लक्ष्य जो है ये गरीबी, असमानता और जलवायु संकट जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एक वैश्विक कार्य योजना बनाते हैं। नागी पक्षी बांध अभ्यारण्य भारत के किस जिले में है, तो नागी और नकटी जो है वो भारत के बिहार राज्य में स्थित है और ये प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। नागी बांध जो है वो बिहार के जमुई में स्थित है और ये एक रामसर साइट है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का जो पूर्ण नाम है वो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाता है और इसका जो मुख्य कार्य है वो आनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करना और इसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाना है। डीएनए के खोजकर्ता का नाम जो है वो फ्रेडरिक मिशर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पानी का पीएच मान कितना होता है? पानी का पीएच मान जो है 7 होता है और ये 7 जो है ये एक उदासीनता को दिखाता है। बात करें अगर किसी भी विलयन का मान पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा, और अगर वो 7 है तो वो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को जो है वो अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा पेप्सिन की अगर बात करें तो पेप्सिन की जो खोज किया था वो थियोडोर स्वान के द्वारा 1836 में किया गया था। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं और इसमें 2 नीले तथा 2 आलिंद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा विद्रोह, जिसको उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, उसके नेता कौन थे? तो मुंडा विद्रोह जो है इसके नेता बिरसा मुंडा थे और ये 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य चलाया था, बिरसा मुंडा ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में कलपक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कलपक्कम जो है ये एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है और इसकी स्थापना 1971 में जो है वो की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष साक्षरता सबसे अधिक है? तो बिहार का रोहतास जिला जो है उसमें सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता है। बात करें बिहार की कुल साक्षरता तो वो 61.80% था, जिसमें पुरुष जो है वो 71.20 और महिला जो है वो 51.50% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि विटामिन सी क्या है? तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल है और इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड रखा गया है जो एक इसका वैज्ञानिक नाम है। और विटामिन सी जो है मुख्यतः हमको खट्टे फलों से प्राप्त होता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा और बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदल सकता है या बदलने की प्रवृत्ति रखता है। बल जो है ये एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदीप्त की एसआई इकाई है? तो जो लक्ष्य है वो प्रदीप्त की जो है प्रदीप्ति के ये एसआई मात्रक है। कार्य और जूल का एसआई, कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो जूल हो जाएगा। शक्ति का वाट, प्रदीप्ति का लक्स, ताप का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर और आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा। उस सिद्धांत की खोज किसने की जिसने बताया कि वस्तु पर उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर है? तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है और ये जो है पनडुब्बी, गर्म हवा का गुब्बारा और हाइड्रोमीटर आदि में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे औषधीय पौधा माना जाता है? तो नीम को एक औषधीय पौधा माना जाता है क्योंकि इसके पत्तियाँ, छाल और बीज का उपयोग जो है चिकित्सा में किया जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी
इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। अन्य औषधीय पौधे जैसे तुलसी, एलोवेरा, हल्दी, अश्वगंधा और अनिर्का आदि हैं। संधियों के बीच उपस्थित द्रव जो संधियों के गति को आसान बनाता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम जो है श्लेषक कहते हैं। और ये जो है संधियों के बीच उपस्थित द्रव में के रूप में होता है जो संधियों को गति को आसान बनाता है, और इसको हम इंग्लिश में साइनोवियल लिक्विड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है गलत सुमेलित है? तो इसमें देखिए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, तो ये भी सही है। रसधानी को संग्रहण थैली और प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका का रक्षक, यानी यहाँ पे जो है ये और सभी सही है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्वसन तंत्र, श्वास नली, फेफड़े और डैश किससे बने होते हैं? तो श्वसन तंत्र श्वास नली, फेफड़े और डायफ्राम से बने होते हैं। श्वसन का मुख्य कार्य जो है वो शरीर में ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी जो धमनी है वो महाधमनी हो जाएगा। महाधमनी की बात करें तो ये हृदय के बाएं नीले से निकलकर शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है ये पहुंचाता है। निम्न में से किस जाति स्पेसीज में बाह्य निषेचन होता है? मेढक में जो है ये बाह्य निषेचन होता है। मेढक जो है ये एक उभयचर में आता है और अधिकांश मछलियाँ और कुछ इकोनोडर्म जैसी प्रजातियाँ में भी जो है वो बाह्य निषेचन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक वायु प्रदूषक होते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो प्राथमिक वायु प्रदूषक होते हैं, और ये जो है ये किसी स्रोत से पर्यावरण में उत्सर्जित होते हैं, ना कि वायुमंडल में रासायनिक प्रक्रियाओं के बाद बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम निम्नलिखित के सिवाय सभी के लिए उपयुक्त है। तो जो द्रव्यमान का जो संरक्षण का नियम है ये नाभिकीय अभिक्रिया के सिवाय जो है वो सभी पे लागू होता है। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जाता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। इसका जो है हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, धात्विक ऑक्साइड प्राकृतिक में क्षारीय होते हैं, यही स्टेटमेंट गलत है। और धात्विक ऑक्साइड प्राकृतिक में जो है ये अम्लीय होते हैं, तो इसका आंसर सही ये हो जाता। बाकी यहाँ पे हमको गलत चूज़ करना था। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सही है कि प्रायः अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, ये सही है। और अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती, ये भी सही है। अधातुएं ना तो आघात वर्ध्य होती है और ना ही तन, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और कार्बन का द्रव्यमान संख्या 4 होता है। इसमें संयोजकता की संख्या 4 है और कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा कि जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है बेलन घर्षण या रोलिंग फ्रिक्शन के नाम से जो है वो हम लोग जानते हैं। और रोलिंग फ्रिक्शन के ही कारण जो है कोई भी गोलाकार चीज़ जो है वो लुढ़कती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि हम दरवाजे के कब्जों पर तेल लगाते हैं तो घर्षण क्या होगा? तो इससे जो है वो घर्षण घट जाता है, इससे जो है घर्षण घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध धातुओं के शोधन के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाली विधि? तो वो विद्युत अपघटनी परिष्करण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है कि हम पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं, ज्वार भाटा होता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, यानी ऑल इसका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की अगर बात करें तो अवतल दर्पण का एग्जाम्पल जो है वो हमारा हो जाएगा टॉर्च, प्रकाश
की प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, तो 1 का 4 होगा, तो 1 का 4 जो है एक ही ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त होती है, उत्तल लेंस जो है वो वाहनों के साइड मिरर के रूप में उपयोगी होता है, और उत्तल लेंस सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी पर जी का माध्य मान कितना होता है, तो ये 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, और ये जो है ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6वां भाग है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो देखिए दाब मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसका नाम जो है वो बैरोमीटर होता है। बाकी बैरोमीटर का मापन है वायु दाब को ये मापता है, एनीमोमीटर हवा की गति को मापता है, थर्मामीटर ताप को मापता है, और हाइग्रोमीटर जो है ये आर्द्रता की मात्रा को मापता है। तरंगों के दो क्रमागत शिखरों के बीच क्षैतिज दूरी क्या है, तो वो तरंगदैर्घ्य होता है, और तरंगों के दो क्रमागत शिखरों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, और तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक है वो मीटर होता है। अगला है हमारा कि डैश पैमाने और आकार में परिवर्तन की एक मात्रात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा जा सकता है और नैतिकता और मानदंडों द्वारा सहायता प्रदान किया जा सकता है, वो विकास है। तो यहाँ पे जो है ये विकास फुलफिल हो जाएगा कि विकास पैमाने और आकार में परिवर्तन की एक मात्रात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा जा सकता है और नैतिकता और मानदंडों द्वारा सहायता प्रदान किया जा सकता है। निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड है, तो जो CO है, CO एक उदासीन ऑक्साइड है। उदासीन ऑक्साइड का अभिप्राय ऐसे रासायनिक यौगिकों से है जो ना तो अम्लीय स्वरूप के होते हैं ना ही क्षारीय स्वरूप के। ये ऑक्साइड अम्ल या क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, जैसे कि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और H2O यानी जल। लेड नाइट्रेट के अपघटन अभिक्रिया के दौरान जो भूरे रंग का धुआं देखा जाता है वो किस गैस का होता है, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होता है। और लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 के तापीय अपघटन अभिक्रिया के दौरान जो भूरे रंग का धुआं देखा जाता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथ का, और 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 12 मीटर, 14 मीटर और 16 मीटर है। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले जो है हम यहाँ पे त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A + B + C बट्टा 2। तो A दिया है कितना, 12, 14, 16, 12, 14, 16 बट्टा 2 करेंगे तो हमको जो निकल के आएगा वो 21 निकल के आएगा। 21 जो है ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। इसके बाद हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √S × S - A × S - B × S - C। जब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो S जो है हमको निकल चुका है 21, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा √21 × 21 - A यानी 21 - 12 करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो मैं सीधा करते चलता हूँ, 21 × 9, फिर 21 - B यानी 21 - 14 बराबर 7, फिर होगा 21 - C यानी 21 - 16 यानी 5। टोटल को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आप देखिए 9 का जो वो है 9 रूट अंदर है 21 × 9 × 7 × 5। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको हम 27 को लिख सकते हैं, और 3 × 9, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 गुने में 7 गुने में 5। यहाँ पे देखिए 2 3 है तो इसका 1 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 7 होगा, 3 7 21, यहाँ पे 2 7 है तो ये 2 7 का 1 7 आ जाएगा, और अंदर में 5 और 3 बच जाएगा, यानी हो गया हमारा 7। यहाँ पे लिखते हैं 7 × 3 अंदर में हो जाएगा हमारा 5 × 3 यानी 15, यानी इसका आंसर हमारा जो है वो 21√15 यानी ऑप्शन जो है बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा ये मैथ का ही है कि एक जिले की जनसंख्या इतना है, इसमें से इतना पुरुष है, 35% जनसंख्या साक्षर है। यदि 17% पुरुष साक्षर है तो कितने प्रतिशत जो है महिलाएं साक्षर हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पे जो है टोटल पॉपुलेशन हमारा 36,000 है। इसमें जो मेल का जो पॉपुलेशन है वो 22,000 कितना है 2,25,000। और तो अगर हम दो अच्छा यहाँ से मैं इसको इरेज करके हम यहाँ पे पहले फीमेल का निकाल लेंगे। देखिए ये जो है ये तो हमारा मेल का हो गया, तो रिमेनिंग जो है वो हमारा फीमेल का हो जाएगा। अगर 3,60,000 में से 2,25,000 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1,35,000। तो 1,35,000 जो है ये क्या है, ये फीमेल है। अब कहता है कि 35% जनसंख्या जो है वो साक्षर है, यानी टोटल जो है 36,000 का 35% जनसंख्या कितना है, साक्षर है। तो 36,000 का हम यहाँ पे 35% अगर निकालेंगे तो वो हमको क्या आ जाएगा, साक्षर जनसंख्या आ जाएगा। तो इसको हम निकालेंगे तो हमको निकल के आएगा यहाँ पे कितना हो गया, 5 छक्के 30, यानी ये हमको आ जाएगा 1,26,000। तो 1,26,000 जो है ये टोटल क्या है, ये साक्षर जनसंख्या है। आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि 17% पुरुष साक्षर है, यानी 1,26,000 में से 17% जो है ये मेल है साक्षर, तो फीमेल कितना है। तो 1,26,000 में से अगर हम इसका 17% निकालेंगे तो वो हमको कितना आ जाएगा, 38,250। इतना जो है ये मेल साक्षर है। तो बचा रिमेनिंग कितना, रिमेनिंग बचा हमारा 87,750। तो इसी का जो है ये पूछा है कि इसका कितना प्रतिशत ये है, तो ये फीमेल का है। तो बट्टे में हम टोटल लिख देंगे, टोटल कितना था 1,35,000 मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये वैल्यू हमारा 65% आ जाएगा। तो इसका आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि यदि मूलधन राशि इतना है, 4 वर्षों के लिए दर इतना है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है PRT/100। तो इसको करेंगे तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 50,000। रेट कितना है, रेट है 2% और टाइम है हमारा 4 वर्ष। बट्टे में 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, 40 पर कितना जीरो, 2 जीरो, यानी इसका आंसर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि देखिए यहाँ पे जो है वो a-b इतना है, a² + b² 29 है। तो ab का मान ज्ञात करिए। इसमें ना आप डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करके डाल सकते हैं कि a और b का वैल्यू क्या ले कि हमको 3 आ जाए, फिर उसी का स्क्वायर करें तो 29 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा आप सोच सकते हैं। अब बाकी फॉर्मूला से भी ये बन ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम a का वैल्यू 5 ले लेते हैं और b का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 3 आ जाएगा। a का स्क्वायर यानी 25 प्लस 2 का स्क्वायर यानी b का वैल्यू तो 2 है तो 4, यानी ये भी 29 आ जाएगा। तो ए बी पूछा है, यानी हमको 5 गुने 2 बराबर 10 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। बाकी अब फॉर्मूला भी ये लगा सकते हैं, a-b का होल स्क्वायर से भी ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी का पहला पद 23 है, सर्वांतर यानी डिफरेंसेस 6 है, पहले 46 पदों का योगफल निकालना है। तो फॉर्मूला जो है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी पर इसको वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 7268 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3-4 के अनुपात में है, उनका HCF 5 है, तो उनका क्या है LCM ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट गुने सेकेंड बराबर LCM गुने HCF। ठीक है, तो दो संख्या में है, एक तो पहला संख्या 3 हो गया, दूसरा संख्या 4 हो गया। LCM हमको निकालना है और HCF हमको दिया है कितना 5, तो काट दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12 बराबर LCM गुने 5। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 12 पंचे 60 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है हमारा बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है 100 रुपया है। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है, तो राशि ज्ञात करना है। तो देखिए इसको निकालने के लिए तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारा इसका फॉर्मूला जो है वो अंतर ज्ञात करने के लिए क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ।
वो हमारा हो जाता है डी डी वो डिफरेंस निकालना है तो प्रिंसिपल इंटू R/100 और 2 साल के लिए है गुने R/100। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस कितना है CISI का 100 है, तो 100 बराबर प्रिंसिपल निकालना है हमको, तो P गुने रेट कितना है, रेट 2 वर्षों के लिए है, तो 2 वर्षों के लिए कितना है 5%, तो ये हो जाएगा हमारा 5/100 और ये भी हो जाएगा हमारा 5/100। ठीक है, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/20 और ये भी हो जाएगा 1/20। इसके बाद हम प्रिंसिपल निकालेंगे तो ये 20 अंक 400, 400 इधर जाएगा तो यहाँ पे सीधे 4 पे कितना जीरो हो जाएगा, 400 पे 2 जीरो और हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल कितना है 40,000। इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में आंसर ए जो है ये सही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए बी एक कार्य को इतना इतना दिन में कर सकते हैं, वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। तो देखिए ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसको 36 दिन में करता है। इसका एलसीएम लेंगे तो 36 होगा, यानी ए काम करेगा 2 दिन में और बी काम करेगा 1 दिन में, तो वो 8 दिन तक काम पूरा करते हैं। यानी 1 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 काम हो रहा है, तो 8 दिन में टोटल काम कितना 24 हो चुका रहेगा। यानी जो रिमेनिंग काम है वो हमारा कितना हो जाएगा, 12 काम हमारा रिमेनिंग रहेगा, और 24 और 6 30 और 6 36, 12 काम रिमेनिंग है। तो शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा, तो बी जो है वो 1 दिन में कितना काम करता है, बी 1 दिन में जो काम करता है वो हमारा कितना काम करता है, 1 काम करता है, तो वो 12 काम को 12 दिन में पूरा कर देगा। आंसर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो करुणाकर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी दिवाकर, प्रभाकर और भास्कर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। करुणाकर जो है ये करुणा से भरा हुआ या शिव का ये पर्यायवाची शब्द है। प्रतीक्षण में कौन सा समास है, प्रतीक्षण में जो है ये अव्ययीभाव समास हो जाएगा, और अव्ययीभाव समास का जो है प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, ये ध्यान रखिएगा। 88 नंबर हमारा प्रश्न है कि पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप पाठिका हो जाएगा, और इसका जो संधि विच्छेद है पाठक प्लस इका हो जाएगा। मैला आंचल के उपन्यासकार कौन है, मैला आंचल के उपन्यासकार जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे, और 1954 में ये इसका प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनिल जी तन मन से भूगोल पढ़ रहे हैं, वाक्यांश वाक्य उदाहरण है। तो अनिल जी तन मन से भूगोल पढ़ रहे हैं, यानी ये जो है ये तत्काल में तत्कालिक वर्तमान काल का ये उदाहरण हो जाएगा। तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल उसको कहते हैं जिसमें कार्य होते रहने का जो है वो बोध होता है। अगला है कि पुनर्जन्म शब्द में उपसर्ग बताइए। तो पुनर्जन्म में जो है उपसर्ग जो है वो पुनः हो जाएगा। उपसर्ग हमेशा पहले लगता है और प्रत्यय जो है वो बाद में लगता है। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। बहती गंगा में हाथ धोना का मतलब है कि अवसर का फायदा उठाना। मनोहर सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है, तो मनोहर सो रहा है, तो इसमें जो वाक्य भेद है ये अकर्मक काम है, अकर्मक है। बात करें कि अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे रोना, दौड़ना, हंसना, सोना इत्यादि। अगला क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का है और यहाँ पे हमको कंजक्शन फुलफिल करना है। तो इसमें जो है एज सून एज ही गॉट मैरिड टू दैट रिच वुमेन ही गिव अप हिज जॉब, इसमें बी फुलफिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का ही है और इसमें जो है हमको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है कि भारती टोल्ड राकेश टू कॉल हर व्हेन ही रीच्ड हेयर। तो इसका आंसर जो है ये हमारा हो जाएगा सी नंबर कि कॉल मी व्हेन यू रीच देयर, भारती टोल्ड राकेश। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे जो है हमको करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस चूज करना है कि द न्यूज़ वाज पब्लिश्ड। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा द एडिटर पब्लिश्ड द न्यूज़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि
डायरेक्शन यहाँ पे दिया गया है, और इसमें जो है हमको सो अ पर्सन दैट के जगह पे क्या फुलफिल होगा, तो ही इज़ नॉट, इसके बाद जो है सो ए पर्सन दैट विल बैटरी अ फ्रेंड, तो ये जो सो ए पर्सन दैट है इसके जगह पर जो है सच अ पर्सन दैट फिल होगा। अगला क्वेश्चन जो है हमको यहाँ पे बताना है कि रिस्पॉन्स करना है यहाँ पे, कि यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड जो है इसके जगह पर क्या आएगा, तो ही एवरी रीजन इज नोन टू ऑल, इसके जगह पर हो जाएगा हॉस्टिलिटी यहाँ पे बढ़ा जाएगा कि हिज हॉस्टिलिटी इज नोन टू ऑल, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। बात करें यहाँ पे जो है ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, और हम्बलनेस का मतलब होता है विनम्रता या शील्ड। वहीं पर हॉस्पिटलिटी का मतलब है वो सत्कार होता है। अगला जो है इसमें हमको एंटोनिम्स बताना है ह्यूमिलिटी का, तो ह्यूमिलिटी का जो एंटोनिम्स है वो प्राइड हो जाएगा। प्राइड का मतलब जो है वो गर्व, और ह्यूमिलिटी का जो मतलब है वो विनम्रता होता है। प्राइड का मतलब अहंकार या घमंड होता है। वहीं बात करें डिग्निटी का मतलब शान या गौरव होता है। मॉडेस्टी का मतलब विनय या लाज, और क्रूएलिटी का मतलब क्रूरता या निर्दयता होता है। और आज का लास्ट जो प्रश्न है इसमें हमको बोला गया है कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस बताना है कि और टॉक टू द टाउन, इसका जो आंसर है वो टू बी व्हाट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहीं पे जो है हमारा ये सेट ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।